जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेड दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास 32 है। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से, महावीर के उपदेश से, जरतुस्त्र के विचार से, या बौद्ध संघ के नियम से? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है विनय पिटक। इसमें मठवासी भिक्षुओं और योगिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है मठवासी भिक्षुओं और योगिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध संघ के नियम जो हैं या विनय पिटक ग्रंथ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कब्बाड़ भट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? उर्दू में, संस्कृत में, प्राकृतिक में, या हिंदी में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कब्बाड़ भट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र किन भाषाओं में लिखी गई है? तो वह संस्कृत भाषाओं में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। हर्षवर्धन ने 606 से 607 तक अपनी राजधानी कन्नौज से उत्तर भारत पर शासन किया था। कब से कब तक? तो वह राजा हर्षवर्धन ने 606 से 607 ईस्वी तक अपनी राजधानी कन्नौज से उत्तर भारत पर शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के, या पत्थर के? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह बने होते थे लकड़ी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लकड़ी के बने होते थे। पूर्व काल में जैन और बौद्ध भिक्षुओं के विहार लकड़ी के बने होते थे। बौद्ध विहार मठों के लिए संस्कृत या पाली भाषा के शब्द हैं। बौद्ध विहार जो है बौद्ध मठों के लिए संस्कृत या पाली भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? संस्कृत या पाली भाषा के शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल, राष्ट्रकूट, चोल और पाल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? तो वह चला था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकंड। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। 9वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कब हुआ था? तो यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था 9वीं शताब्दी में हुआ था। 9वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यह उत्तरी भारत पर नियंत्रण करने के लिए किया गया था। यह संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूफीवाद में खानकाहों वह स्थान है जहां पर सूफी उस्ताद अपनी सभाएं आयोजित करते हैं। अक्सर यह सालिग यानी सूफी यात्रियों के लिए धर्मशाला के रूप में काम आता था। खानकाहों जो है यह धर्मशाला के रूप में काम आता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पूछा है चोल मंदिर के विषय में वह कौन सा कथन है जो सही है। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। चोल मंदिर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की प्रमुख विशेषता थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल मंदिर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। यह मंदिर जो है यह चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चोल मंदिर जो है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तंजावुर के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और संस्कृति के आश्चर्य हैं। यह जो है तंजावुर के स्थापत्य कला और संस्कृति के आश्चर्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहते हैं। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो वह होगा तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तवारीख के लेखक सुशासन की जरूरत होने पर शासकों को सलाह देते थे। इसे फारसी में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था। तो इसे जो है फारसी में लिखा गया था। लेखक शहरों में रहते थे और अक्सर सुल्तानों से पुरस्कार पाकर अमीर बनना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था। सैयद अहमद खान ने, जियाउद्दीन बरानी, रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज अली। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह थी मुमताज़ अली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुमताज़ अली थी। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की तरफदारी करते हुए मुमताज़ अली ने कुरान की पुनर्व्याख्या की। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाओं अरबी में कुरान सीखती थीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने उचित कारण को चुनिए। पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। यही है खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का उद्देश्य, जो है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। खुली किताब का प्रयोग छात्र के सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित जांच है। यह संज्ञानात्मक और छात्र के मानसिक तनाव को कम करता है और पढ़ने से सवालों का जवाब देने में मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को समाज और अपने पर्यावरण को समझने में सक्षम बनाता है। यह बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि समाज में अच्छे ढंग से सामंजस्य बनाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यूराल पर्वत अलग करता है एशिया और यूरोप को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। यह है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है यह एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। नीचे जो है यह है कैस्पियन सागर, यह जो है कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। और ऊपर जो है यह है आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर। यह दोनों को जोड़ता भी है। यह पश्चिमी रूस को एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार जो है आर्कटिक से कैस्पियन सागर तक है। यह दोनों को जोड़ता है तो वह है यूराल पर्वत, और यह एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वह था ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप और एशिया को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्रक, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्रक, क्रेटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उद्गम केंद्रक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भूपटल पर भूकंप की तरंगों का आरंभिक स्थान उद्गम केंद्रक कहलाता है। वह स्थान जो केंद्र के सीध में होता है उपकेंद्रक या भूकंप केंद्रक कहलाता है। यह हो गया मैप। यह जो स्थान है यह है भूकंप केंद्रक, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, और यह जो होंगी यह तरंगे होंगी, भूकंपी तरंगे होंगी। और यह सबसे बाहरी जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसे कहा जाता है फॉल्ट। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फॉल्ट कहा जाता है। और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है भूकंपी केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा है? तो वह होगा समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। हवाई जहाज की उड़ान के लिए समताप मंडल आदर्श होता है क्योंकि यह मौसम में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ बादल लगभग नहीं होते हैं और धूल या पानी की वाष्प की मात्रा अत्यंत अल्प होती है। यह हो गया वायुमंडल की परतें। सबसे नीचे जो परत है वह है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्या है? तो वह है क्षोभ मंडल, जिसमें ओजोन परत है। ओजोन परत किस मंडल में है? तो वह है क्षोभ मंडल में। ऊपर जो है समताप मंडल। समताप मंडल में जो है यह हवाई जहाज जो है उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल जो है वह है समताप मंडल। इसके ऊपर जो होगा वह मध्य मंडल है। मध्य मंडल में उल्का पिंड पाए जाते हैं। उल्का पिंड किस मंडल में पाए जाते हैं? तो वह है मध्य मंडल में। फिर इसके ऊपर होगा तापमंडल। तापमंडल में जो है तापमंडल में उपग्रह या सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। यह हो गया तापमंडल। और सबसे बाहरी जो परत होगी, सबसे ऊपरी परत, वह होगी वायुमंडल। तो सबसे ऊपरी परत जो होगी वह वायुमंडल, इसके बाद तापमंडल, फिर इसके बाद मध्यमंडल, समताप मंडल, इसके बाद क्या होगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सूर्य तपन, सौर विकिरण, पार्थिविक विकिरण, समुद्र से दूरी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर्य विकिरण। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सौर्य विकिरण पृथ्वी के तापमान के वितरण के प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तापमान का क्षैतिज वितरण सौर विकिरण पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तापमान का क्षैतिज वितरण जो है वह सौर विकिरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो वह है सौर्य विकिरण पर निर्भर करता है। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिमी की ओर बहती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से प्रभावित होती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा अमेजन बेसिन भूमध्य क्षेत्र में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अमेजन जो बेसिन है वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। यह हो गया पृथ्वी। और अमेजन नदी जो है यह दक्षिणी अमेरिका से होकर प्रभावित होती है जो कि भूमध्य क्षेत्र में आता है। यह हो गया भूमध्य रेखा, जो कि 0 अक्षांश जो है इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, जो कि यहाँ से अमेजन नदी जो है प्रभावित होती है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। और 23.5 अक्षांश उत्तरी रेखा जो होगी वह कर्क रेखा। 23.5 अक्षांश जो है उत्तरी रेखा या कर्क रेखा होगी। इसे किस रेखा के नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। और 23.5 अक्षांश दक्षिणी, 23.5 अक्षांश जो है या दक्षिणी जो होगा यह मकर रेखा होगा। मकर रेखा
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए मैप में दिखाया गया है, यह है अमेजन नदी, यह है अमेजन नदी जो कि प्रभावित हो रही है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, अमेजन नदी। और यह जो स्थित है यहाँ पर है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसकी जो सहायक नदी जो है वह है मांडेवरा, यह सबसे महत्वपूर्ण जो है सहायक नदी जो है मांडेवरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।